गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 5 जिसका नाम है शब्द रचना का रिवीजन करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्द विचार। आज हमारा है शब्द रचना। तो बच्चों, शब्द भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही कोई वाक्य बनता है। तो वाक्यों के महत्व को देखते हुए शब्द के भंडार को विशाल करने के लिए शब्द रचना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और रचना के आधार पर हिंदी भाषा में हमारे पास 3 तरह के शब्द हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों में प्रत्यय लगा करके शब्दों की रचना होती है। तो शब्द रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होती है: प्रत्यय द्वारा, उपसर्ग द्वारा, संधि द्वारा, समास द्वारा। तो ये 4 प्रकार हैं जिनके द्वारा हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को की नई रचना करते हैं और नए शब्द बनाते हैं। अब पहला हमारा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग बच्चों वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द में लगा करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग के द्वारा भी शब्दों की रचना होती है। और उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं: संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में और अंग्रेजी में। तो जिन भाषा में जिन स्रोतों से आए शब्दों का प्रयोग होता है, अगर जो भी भाषा हम बोलते हैं तो वो शब्द जिस स्रोत से आए हैं, उपसर्ग भी उन्हीं स्रोतों के होते हैं। जैसे कि संस्कृत का अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो उपसर्ग संस्कृत का होता है। हिंदी का जब हम कभी कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें हिंदी के उपसर्ग होते हैं। उर्दू के शब्द हम बोलते हैं तो उसमें उर्दू के उपसर्ग जुड़ते हैं। अंग्रेजी के शब्द जब हम बोलते हैं अपनी दैनिक जीवन के भाषा शैली में तो उसमें अंग्रेजी के उपसर्ग जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, संस्कृत के आपको कुछ उदाहरण हम बता देते हैं। जैसे कि एक आपका उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है लगा दें क्रमण में तो हो जाएगा अतिक्रमण, ठीक है। एक शब्द है आपका रिक्त। रिक्त में अगर आगे लगा दे तो बन जाएगा अतिरिक्त। इस तरह से एक आपका शब्द है अ। अ का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, या विपरीत विलोम में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम एक शब्द आपका है धर्म। अगर धर्म के पहले हम आ लगा दें तो हो जाएगा अधर्म। लौकिक के पहले आ लगा दें तो हो जाएगा अलौकिक। तो ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये हमारे जो शब्द हैं ये भी संस्कृत से ही लिए गए हैं। अब हमारा आता है हिंदी का उपसर्ग। अब देखिए, इसमें आपका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका उपसर्ग है अध। तो अध उपसर्ग को अगर हम पका शब्द के पहले लगा दें तो हमारा नया शब्द बन जाएगा अधपका। अध उपसर्ग को अगर हम खिला शब्द के पहले लगा दे तो हो जाएगा अधखिला, यानी आधा खिला, ठीक है। कचरा के अगर पहले लगा दे तो हो जाएगा अधकचरा। तो इस तरह से ये हमारे हिंदी वाले उपसर्ग हैं जो कि हिंदी शब्दों के पहले लगा करके नए शब्दों की रचना होती है। अब हमारा बच्चों है उर्दू के उपसर्ग। अब देखिए, उर्दू में कम, खुश, गैर, दर, ना, ये सभी उपसर्ग हमारे उर्दू के हैं। तो उर्दू में अगर हम अक्ल हमारा उर्दू का ही शब्द है, इसके पहले अगर हम लगा दें कम तो हो जाएगा कम अक्ल, ठीक है। वक्त, ये हमारा फारसी शब्द है, इसके पहले हमने लगा दिया कम तो हो जाएगा कम वक्त। इसी प्रकार से जो उर्दू के शब्द हैं उनमें उर्दू के उपसर्ग लगाते हैं। अब हम आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग में। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में बोलते रहते हैं और वो होते अंग्रेजी के हैं। अब जैसे कि असिस्टेंट पोस्टमास्टर एक शब्द है। तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, और ये असिस्टेंट अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक है, जो कि पोस्टमास्टर के पहले लगा दिया गया, यानी कि सहायक पोस्टमास्टर। लेकिन हम दैनिक बोलचाल की भाषा में असिस्टेंट पोस्टमास्टर बोलते हैं। इसी तरह से एक हमारा शब्द है असिस्टेंट टीचर, ठीक है। तो असिस्टेंट हमारा उपसर्ग है और टीचर भी हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो इसको हम डेली में असिस्टेंट टीचर बोलेंगे, सहायक टीचर बहुत कम बोलते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे अंग्रेजी के अधिकतर शब्द हैं उनमें अंग्रेजी के उपसर्ग ही लगाते हैं। अब जैसे डिप्टी का भी अर्थ होता है सहायक। तो इंस्पेक्टर के पहले लगता है डिप्टी इंस्पेक्टर। आप लोग सुनते होंगे डेली बोलचाल की भाषा में डिप्टी कमिश्नर,
ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर। अब इसी तरह से एक शब्द है आपका वाइस, ये भी आपका उपसर्ग है, इसका भी अर्थ होता है सहायक। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, ठीक है, वाइस। तो ये सारे हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो कि अंग्रेजी शब्दों के पहले लगाए जाते हैं। अब शब्द रचना का हमारा दूसरा प्रकार है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग का बिल्कुल उल्टा। जैसे उपसर्ग में हम शब्दांश शब्द के पहले लगाते हैं, तो और प्रत्यय में शब्दों के बाद। तो इसकी परिभाषा में हम लोग बता सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? कृत शब्द का अर्थ होता है करना या फिर क्रिया। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु के रूप में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि कृत प्रत्यय केवल क्रिया के मूल शब्दों में ही लगते हैं। ठीक है, अब हमारा है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय हमारे क्या होते हैं? तो क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगाकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द कृत्यंत कहलाते हैं। ये तो हमारा था कृत के बारे में। अब इसके एक दो आपको उदाहरण बता दें। जैसे अक हमारा प्रत्यय है। ठीक है, अब इसको हमने अक में हमारा क्रिया का मूल शब्द पाठ है। पाठ के पीछे अगर हमने अक लगा दिया तो क्या बन गया? पाठक, पढ़ने वाला। तो ये हमारा जो संज्ञा शब्द बन गया। ठीक है, अगर एक शब्द हम लेते हैं अक्कड़, अक्कड़ हमारा ये प्रत्यय है। इसको अगर हम लोग इसको घूम के बाद लगा दें तो हो जाता है घुमक्कड़, घूमने वाला। तो इस तरह से क्रिया के मूल धातु रूप में अंत में लगा करके शब्दों में संज्ञा और विशेषण शब्द हम लोग कृत प्रत्यय के द्वारा बनाते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के साथ लगकर ये नए शब्दों की रचना करते हैं। तो कृत प्रत्यय हम लगाते थे क्रिया के मूल शब्द में, और तद्धित जो प्रत्यय है वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इन शब्दों में लगते हैं और नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे कि एक हमारा प्रत्यय है आ। इसको अगर हम मूल शब्द लगा दें, अगर हम उसमें मूल शब्द लेते हैं प्रिय और उसमें हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो बन जाएगा प्रिया। तो ये एक हमारा नया शब्द बन जाएगा प्रिया। ठीक है, भूख, भूख में अगर हमने आ लगा दिया तो हमारा शब्द बन गया भूखा। तो इस तरह से हम तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इन शब्दों में लगा करके नए शब्द की रचना करते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे समास, कि समास क्या होता है और समास के द्वारा शब्दों की रचना कैसे होती है। तो समास किसे कहते हैं पहले आपको हम ये बता दें। समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और इस मेल से जो शब्द बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। और इसमें दो पद होते हैं। तो समास प्रक्रिया में शब्द समूह को जो है संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, जब दो शब्द हम जोड़ करके या शब्दों के समूह को मिला करके हम लिखते हैं तब हमारा समास बनता है। तो समास प्रक्रिया में विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है। ठीक, और जैसे कि एक आपका वाक्य कि देश के लिए भक्ति। अब देखिए, इसमें देश एक शब्द है, के एक शब्द है, लिए शब्द है, भक्ति शब्द है। इन सबको मिला करके, ठीक है, इसको जोड़ करके हमने लिखा तो बन गया देशभक्ति। तो ये हमारा समास हो गया। तो इस तरह से जब जोड़ करके हम लिखते हैं तो इस शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। इसमें पहला पद कहलाता है पूर्व पद और दूसरा पद कहलाता है उत्तर पद। ठीक है, और इन दोनों पदों को मिलाकर के जो बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। तो जब शब्द समूह को हम संक्षिप्त करके कोई नया शब्द बनाते हैं और यही शब्द समस्त पद या समासी पद कहलाता है।
जैसे कि उदाहरण लेते हैं, रूप के अनुसार ये शब्दों का समूह है, तो इसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं यथा रूप। तो ये आपका यथा रूप आपका समस्त पद बना। ठीक है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? तो जब हम समस्त पद या समासिक पद को तोड़ते हैं, तोड़ करके पुनः उनको उसकी पूर्व स्थिति में लिख देते हैं, तो ये तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि अब हमारा एक शब्द है मालगाड़ी। ठीक है, तो इसका विग्रह होगा माल के लिए गाड़ी। तो मालगाड़ी हमारा समस्त पद है, क्योंकि हमने कई पदों को जोड़ करके ये बनाया है। तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माल के लिए गाड़ी। तो इसी तोड़ने को कहते हैं समास विग्रह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो समस्त पद होते हैं, जब उनको अलग अलग जैसा पहले वो था उस तरह से लिखते हैं, तो ये हमारा समास विग्रह कहलाता है, अर्थात तोड़ना। जैसे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था। ठीक है, पहले संधि करते थे, फिर जब उसको तोड़ते थे तो वो संधि विग्रह होता था। अब समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे होते हैं 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। देखिए, पहला हमारा समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की पहचान कैसे होती है? तत्पुरुष समास में इसकी जो समस्त पद की रचना होती है, इसमें कारक चिन्हों का लोप अवश्य होता है। तो इसको हम कारक चिन्हों के लोप से पहचान लेंगे। और कारक के कौन कौन से चिन्ह इसमें होते हैं? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी कर्म से लेकर के अधिकरण तक की सारी विभक्तियों का लोप इसमें समस्त पद बनाने में होता है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण आपको बता देते हैं कि यश प्राप्त। तो यश प्राप्त का विग्रह जब हम करेंगे तो यश को प्राप्त। तो अब देखिए, इसमें को जो कि हमारा कर्म की विभक्ति है, तो इसका लोप हुआ है। इस तरह से इस प्रकार से इसमें 6 विभक्तियों का लोप होता है। चाहे वो कर्म हो, चाहे करण हो, चाहे संप्रदान हो, चाहे अपादान हो, और चाहे संबंध तत्पुरुष हो, और चाहे हमारा अधिकरण हो। तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक के 6 विभक्तियों का लोप इसमें अवश्य होगा, वरना वो तत्पुरुष समास नहीं होगा। दूसरा हमारा है कर्मधारय समास। तो बच्चों, कर्मधारय समास में जिन 2 पदों को जोड़ करके समस्त पद बनाते हैं, तो उनमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो अब जैसे एक इसका उदाहरण लेते हैं, पीताम्बर। तो पीताम्बर एक शब्द है, जब इसे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कि पीत है जो अंबर, तो पीत मतलब पीला, तो पीला रंग विशेषण हुआ, अंबर आसमान। ठीक है, इसी तरह से एक हम लेते हैं कि नीलांबर, यानी कि नीला है जो अंबर। तो देखिए, पीला, नीला, ये सभी शब्द क्या है? विशेषण है। तो ये हमारे जो हैं पद हैं, ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब नंबर 3 हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है, इसमें समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, तभी वो द्विगु समास होगा। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा समस्त पद मिले, ऐसा कोई आपको शब्द मिले कि जिसको देखकर आपको लगे कि इसमें पहला पद संख्यावाचक है, तो वो द्विगु समास होगा। जैसे कि दोपहर, तो दो देखिए संख्यावाचक है, यानी कि 2 पहरों का समाहार, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है, अब जैसे एक आपका शब्द है त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, तो 3 संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो गया। तो इस प्रकार से द्विगु समास को पहचानना सबसे आसान, कि अगर एक पद हमारा संख्यावाचक है तो वो हमारा द्विगु समास ही होगा। अब जैसे कि देखिए, और उदाहरण हम लेते हैं तिरंगा। ठीक है, 3 रंगों का समूह। आपका देखिए फ्लैग होता है, झंडा, वो 3 रंग का है, तो वो कौन सा समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। तो इस प्रकार से ये द्विगु समास होता है। अब हमारा है अव्ययी भाव समास। ये क्या होता है? तो अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय बन जाना।
अव्यय आप लोगों ने पढ़ा था कि अव्यय का मतलब होता है कि अविकारी शब्द, ठीक है। तो इसमें पहला पद हमारा अव्यय होता है और जिस शब्द के साथ ये जुड़ता है उसे भी ये अविकारी बना देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अव्यय भाव समास। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद के संग ये जुड़ करके उसको भी अविकारी बना देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अव्यय भाव समास। अब इसका उदाहरण जो देखिए, एक जैसे इसका उदाहरण आजीवन, जीवन भर, ठीक है। आजीवन मतलब जीवन भर। अब आ इसमें हमारा अव्यय है, जीवन हमारा जो है पद है, तो पहला पद दूसरे पद में जुड़ा, बन गया आजीवन यानी जीवन भर। यथाविधि विधि के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, इस तरह से इसके उदाहरण हैं। तो इसमें आपको बस ये देखना है कि अगर पहला पद हमारा अव्यय है उसमें, तो ये अव्यय भाव समास होगा। अब हमारा देखिए बहुब्रीहि समास है। तो जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पद से अलग किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तब इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के समास विग्रह में जिसका, जिसकी, वाला, वाली, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, एक आपका शब्द है घन श्याम, ठीक है। तो घन मतलब काला, घन के समान काला है जो, तो यहाँ पर घन श्याम यानी कि घन के समान जो काला है। और हमारे भारतीय समाज में घनश्याम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, तो ये उनका एक नाम है। तो यहाँ पर घनश्याम को किसी और अर्थ से नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कि वो कृष्ण का नाम है। तो इस तरह से ये शब्द एक कृष्ण की तरफ, एक दूसरे ही शब्द की तरफ जो बता रहा है। इसी प्रकार से देखिए, एक शब्द है आपका चंद्रशेखर, तो चंद्र है जिसके शिखर पर, तो भगवान शिव का नाम है ये चंद्रशेखर। तो जब चंद्रशेखर हम बोलेंगे तो ये भगवान शिव की ओर संकेत करता है। तो इसी तरह से बहुब्रीहि समास में एक अलग पद की तरफ इसका इशारा होता है। तो ये हमारे बहुब्रीहि समास होते हैं। कभी कभी हमारे एक शब्द में दो दो समासों का भी मेल होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। अब देखिए, इसके एक दो उदाहरण आपको हम और बता दें। जैसे कि पीताम्बर, ठीक है। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वैसे तो देखिए हम लोगों ने इसको कर्मधाराएं में भी पढ़ा था, ठीक है, कि पीला अंबर, तो अंबर वस्त्र भी होता है। तो यहाँ पर पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके, भगवान विष्णु जी के, तो उनका एक नाम है। तो यहाँ पर पीताम्बर से अर्थ है भगवान विष्णु। तो इसका विच्छेद हम लोग जब करेंगे, विग्रह करेंगे, तो पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, कौन, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये आपका बहुब्रीहि समास है। अब आपका है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद बच्चों प्रधान होते हैं, यानी प्रथम पद भी और दूसरा पद भी। तो इसमें जब समस्त पद में दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, जब हम इनका समास विग्रह करते हैं, तभी दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या इस तरह के शब्द आ जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है भाई बहन, तो हम लोग भाई बहन को अक्सर ऐसे डैश लगा करके लिखते हैं, भाई बहन। अब जब इनका विग्रह होगा तो हो जाएगा भाई और बहन, ठीक है। लाभ हानि, जब इनका विग्रह होगा तो लाभ और हानि। तो ये हमारे पद जो होते हैं, ये हमारा विग्रह जो है द्वंद्व समास का विग्रह है। और इसमें और देखिए और शब्द छिपा हुआ है। तो ये, और दोनों पद प्रधान है, भाई भी, बहन भी, लाभ भी, हानि भी। तो ये हमारा द्वंद्व समास है। अब बच्चों, हमने आपको शब्द रचना का संक्षेप में बता दिया है। इसको आप एक बार फिर से, अगर बुक है तो उसको फिर से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब लिंक आपको भेजिए, उसको खोल के अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। और इससे संबंधित आपको जो प्रश्न हम देंगे उसको ध्यान से करिएगा। ओके, बाय।